how our food inflation affects our economic growth. We will get to know about this issue in today's video. So जब भी RBI MPC अपना पॉलिसी डिक्लेयर करती है, रेट्स डिक्लेयर करती है, तो एक हमेशा एक इशू उठता है अबाउट फूड इन्फ्लेशन। तो आइए हम लोग आज समझेंगे कि फूड इन्फ्लेशन कैसे हमारे शॉर्ट टर्म ग्रोथ को और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है या एक हर्डल के तौर पे एक्ट करता है। सो लेट्स बिगिन। तो रिसेंटली RBI मॉनेटरी पॉलिसी जारी हुआ और उसमें रेट्स 6.5% डिक्लेयर हुआ, द रेपो रेट्स। तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब हमारे RBI गवर्नर ने ये कहा कि अभी भी फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन हमारे जो नॉर्म है, जो रेंज है, उसके अंडर या उसके आसपास भी नहीं है। सो वी विल मेंटेन दिस रेट सो दैट इन्फ्लेशन इज टेम्ड इन शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये स्टेटमेंट था हमारे RBI गवर्नर का। जब RBI गवर्नर इन्फ्लेशन देखते हैं और उसके बेसिस पे पॉलिसी सेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट एक बेंचमार्क बनता है फॉर लेंडिंग लोन्स टू इन्वेस्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। उसी मनी से इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए लेबर चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसे ही बढ़ेगा, लेबर का ज़रूरत बढ़ेगा, लेबर का अर्निंग्स बढ़ेगा, तो ग्रोथ होता है इन प्रोडक्टिविटी टर्म्स, और एम्प्लॉयमेंट और इनकम में भी ग्रोथ होता है फॉर लेबर्स। तो ओवरऑल एक इकोनॉमिक ग्रोथ दिखता है हम लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ अ रेट सेट बाय RBI फॉर लेंडिंग टू प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रीज, स्मॉल या मीडियम। तो ये रेट किस बेसिस पे RBI देखता है कि ये रेट सही है? तो RBI ने बहुत साल पहले ही ये डिसाइड किया था कि वी विल सर्टेन रेपो रेट डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन। तो अगर हम लोग रीसेंट फिनोमिना की बात करें, रीसेंट पॉलिसी टर्म्स की बात करें, तो ये पहले से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इन्फ्लेशन अभी भी रिस्पेक्टेबल लेवल पे नहीं है, तो RBI अपना रेट्स मेंटेन कर रखेगी। ये सारे ही एक्सपर्ट बोल रहे थे और ऐसा ही हुआ। तो RBI हमेशा कॉशियस रहती है कि अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा जो हम लोग बेयर कर सकते हैं बियॉन्ड 6-7%, तो हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ में भी टेम्पररी अच्छा रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो इसी चीज़ को, इन्फ्लेशन को एक एक्सेप्टेबल लेवल पे वो लोग लाने का कोशिश करते हैं, या एक्सेप्टेबल लेवल पे रहे, ऐसा उनका हमेशा पॉलिसी मैकेनिज्म का एक थॉट रहता है, एक बेस रहता है। तो ये इन्फ्लेशन बनता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये बताता है कि आपको अभी आपका इन्फ्लेशन कितना है, कितना आइडियल होना चाहिए, और इस लेवल तक लाने के लिए यू हैव टू गॉज द रेपो रेट, जिससे वो टेम हो जाए कि मार्केट में पैसा कितना है, मनी सप्लाई कितना है। तो जब हम लोग इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं तो उसके बेसिस पे RBI एक रेट सेट करती है कि इसी बेसिस पे पैसा मार्केट में जाएगा या बैंक्स के पास जाएगा और इवेंचुअली लैंड होके इकोनॉमी में जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो ये जो इस पे इन्वेस्टर्स भी देखते हैं, और अगर इन्फ्लेशन एक लेवल के ऊपर है तो जो प्रोड्यूसर है गुड्स के, जो मैन्युफैक्चरर्स है, दे विल सी कि अभी इन्फ्लेशन है, पीपल वुड लाइक टू सेव देयर मनी, बिकॉज इन्फ्लेशन होता है तो कॉस्ट कटिंग हो जाता है हाउस होल्ड स्पेंडिंग में, और इवेंचुअली प्रोड्यूसर भी देखेगा कि क्योंकि इन्फ्लेशन है और जनता पैसा अपना बचाना चाहेगी, लोग अपना पैसा बचाना चाहेंगे, तो दे वोंट प्रोड्यूस मोर, बिकॉज जैसी जनता के सेंटिमेंट आ जाए कि इन्फ्लेशन है और आगे भी रहने वाली है, तो लोग अपना पैसा बचाएंगे, कोई खर्च करना नहीं चाहेगा। तो प्रोड्यूसर जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है वो भी अपना प्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा, बिकॉज ही नोज द एक्चुअल बायर, द पब्लिक, इज नॉट गोइंग टू बाय द स्टफ। तो एक सेंटिमेंट बन जाता है अराउंड द इकोनॉमी, प्रोड्यूसर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी, कि अभी इन्फ्लेशन आने वाला है, सो वी शुड लिमिट आवर प्रोडक्शन एंड लिमिट आवर स्पेंडिंग।
और दूसरा है कि ये सेंटिमेंट के बेसिस पे ही ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन किया जाता है फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट। तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए जैसे ही इन्फ्लेशन एक लेवल के ऊपर किक करता है तो इट मे ट्रिगर मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जैसे आपका इन्फ्लेशन होगा तो फॉरेन करेंसीज का वैल्यू बढ़ जाएगा आपके करेंसी के रिस्पेक्ट में, इन्वेस्टमेंट मे बी फ्रेंडली हो या ना हो, इट विल क्रिएट सम लेवल ऑफ प्रॉब्लम या वोलेटिलिटी जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आरबीआई टारगेट करता है कि मार्केट में या बैंक के पास एक लेवल तक फाइनेंशियल लिक्विडिटी रहे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ एक लेवल तक बढ़ता रहे, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन। अब हम लोग आते हैं कि ये इन्फ्लेशन डिक्लेयर कैसे होता है कि ये अगर इन्फ्लेशन इतना है तो उसी के बेसिस पर रेपो रेट होगा, तो इन्फ्लेशन हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। सो वी हैव CPI कंज्यूमर प्रोड्यूसर इंडेक्स, जिसके हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसका वैल्यू इतना है तो हम लोग रेपो रेट इतना रखेंगे। तो ये एक, अगर आप एक बास्केट में देखिए, अगर आप किसी कंज्यूमर का बास्केट देखें तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या सामान वो खरीदता है। तो सबसे पहले अगर आप इन चीज़ को इस पाई चार्ट को देखें तो फूड एंड बेवरेजेस, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, हाउसिंग एंड मिसलेनियस, तो ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एनी हाउस होल्ड के लिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे ये सब चीज़ों में कितना परसेंटेज अभी इन्फ्लेशन है, इसी के बेसिस पे CPI डिसाइड होता है। तो CPI अगर इन्फ्लेशन के लेवल के मार्क से ऊपर है तो RBI अपना रेपो रेट उसी हिसाब से सेट करेगा टू टेम द इन्फ्लेशन। ये हमने जाना कि कैसे कुछ चीज़ें एक हाउस होल्ड बास्केट में होती हैं और उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन देखा जाता है, एज्यूम किया जाता है और उसके बेसिस पे RBI एक्ट करती है। और यही वेटेज है कि हर एक चीज़ों का अलग अलग वेटेज है। फूड एंड बेवरेजेस का अराउंड 46% है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर का अराउंड 6.5% है, मिसले हाउसिंग का 10% है। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वैल्यूएशन बना हुआ है और उसी के बेसिस पे उसकी वैल्यू, इन्फ्लेशन की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। अब कंसर्न क्या है, CPI यूज़ करें, पहले इससे पहले WPI या होलसेल इंडेक्स यूज़ होता था, जो कि अब शिफ्ट हो गया है सिंस 2014 कि अब हम लोग CPI यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग ओरिजिनल उस क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे फूड इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस करता है रेपो रेट और इवेंचुअली ग्रोथ। तो फूड बेवरेजेस कंसिडर हैज़ 46% ऑफ वेटेज। तो अगर हम लोग ऐसे सोचें कि अगर फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा और हाउसिंग इन्फ्लेशन ना करो, क्योंकि अगर आप एक बार हाउस बना दिए, घर बना दिए, तो उसमें हाउसिंग इन्फ्लेशन होना बहुत चांस कम होता है। सेम फॉर फुटवेयर, सेम फॉर फूड एंड सेम फॉर फ्यूल। सो अगर फूड में इन्फ्लेशन है तो इवेंचुअली, क्योंकि इसका अराउंड 46% है 100 का, तो अगर इसमें इन्फ्लेशन हुआ तो CPI में ऑटोमेटिकली दिखेगा, और अगर CPI में दिख गया तो इवेंचुअली रेट्स भी वैसे ही सेट होगा और इवेंचुअली RBI को उसी तरह से एक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग फूड इन्फ्लेशन इंडिया में कैसे होता है, हम लोग ये जानते हैं इंडिया एक मोस्टली रेन फेड एग्रीकल्चर है। तो अगर भी कभी भी पानी का दिक्कत होता है, बारिश कम या ज़्यादा होती है, तो फूड प्रोडक्शन उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। तो अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दैट वुड क्रिएट कंसर्न फॉर इकोनॉमिस्ट एंड द डिसीजन मेकर्स। और एक रीजनल डिस्क्रिपेंसी भी देखने को मिलता है कि कहीं कोई रीजन में कोई चीज़ प्रोडक्ट महंगा है और किसी रीजन में सेम प्रोडक्ट सस्ता है। तो क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है तो एक गॉज करना है कि पूरे इंडिया में एक बराबर इन्फ्लेशन है, तो ऐसा नहीं होता। रूरल इन्फ्लेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, अर्बन इन्फ्लेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। और तीसरा है ग्लोबल फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन। मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के चलते फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन हुआ था, फर्टिलाइजर के प्राइस एक्सेस, नॉट इन्फ्लेशन पर से, उसका एक्सेस वर्ल्ड मार्केट में बहुत घट गया था, बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन बोथ आर वन द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर। तो उनका फर्टिलाइजर मार्केट में नहीं आ रहा था एंड इट वाज कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर इन द ग्लोबल मार्केट। तो इससे फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ जाता है ग्लोबल मार्केट में और इससे इंडिया भी इम्पैक्ट होता है। बट गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक मेजर था कि वी वोंट अलाउ फार्मर्स टू बेयर द कॉस्ट, इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर। सो दे मेड श्योर कि उनको इस चीज़ पे सब्सिडी दी जाए। अगर वो नहीं देते तो फूड इन्फ्लेशन और बढ़ता, क्योंकि 2 साल से वो वॉर चल रहा है। अगर फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 2 साल तक बढ़ा रहा
तो फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा एंड इट माइट हार्म आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि सब चीज़ें लिंक्ड है। फूड इन्फ्लेशन होगा क्योंकि ये 46% है 100 का, वो CPI में देखेगा, फिर उसी के बेसिस पे RBI अपना रेपो रेट डिसाइड करेगी, उसी बेसिस पे बैंक लेंड करेंगे, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू आवर फूड इन्फ्लेशन विथ like 46% ऑफ द CPI। तो अभी यही मैं समझा रहा था कि क्लोज टू 46% अगर कुछ भी मूवमेंट होता है इन फूड एंड बेवरेजेस, इट इम्पैक्ट्स CPI वेरी मच। और बहुत सारा सिंपल देखने को मिलता है, अगर इनफैक्ट सम ऑफ द गुड्स, अगर कोई वेजिटेबल जैसे पोटैटोज या अनियन महंगा होता है, तो इवेंचुअली क्योंकि वो डेली कंजम्पशन का नीड है, आप कोई हरी सब्जी आज खाएं, मे बी 2 महीने के बाद ना खाएं, उसका सीजन नहीं, बट प्याज टमाटर कंटिन्यूसली यूज होता है, तो उसमें इन्फ्लेशन होता है, तो वो और ज़्यादा दिखता है, इवेंचुअली इट शोज इन CPI। तो एक इन सब चीज़ों के महंगाई के लिए एक बहुत बड़ा डिबेट भी होता है कि हाउ टू कंट्रोल देम। अलग अलग स्कीम आई है TOP टू मेंटेन कि इनमें एक्सेस, इनका शॉर्टेज ना हो, इनका प्राइस एक लेवल तक मेंटेन रहे। गवर्नमेंट को ये सारे इंटरवेंशन इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि ये सारे फूड बेवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है टू लेवल आउट द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एंड लार्जर ग्रोथ पर्सपेक्टिव। और एक इकोनॉमिस्ट है सुरजीत भल्ला, जो ये कहते हैं, इनका ये ओपिनियन है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपको फूड की इन्फ्लेशन के बेसिस पे ही अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और लेंडिंग देखना है, तो वी शुड अबैंडन इट, बिकॉज आवर ग्रोथ नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इन सोशल सेक्टर स्पेसिफिकली। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, जो बैंक ही दे सकता है। तो ही हैज़ सजेस्टेड कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज नॉट शुड नॉट डिटरमाइन आवर ग्रोथ। सो उसके जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग RBI बहुत दिन से फॉलो करी, इस चीज़ के भी बहुत लोग ओपोनेंट हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोगों ने जाना कि कैसे फूड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग एट इकोनॉमिक लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, और इंडिया के ग्रोथ को कैसे ये इम्पैक्ट करता है। जस्ट अ सिंपल टर्म कि कौन सी सब्जी कब महंगी हो गई और कब सस्ती हो गई। थैंक यू वेरी मच।